बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और मुझे खुशी हो रही है कि आप मेडिसिन के लेक्चर्स मेरे सुन रहे हैं, फिजियोलॉजी के भी सुन रहे हैं। तो मेडिसिन का आज हम थर्ड लेक्चर शुरू करेंगे जो है ब्रोंकिएक्टासिस। और मैं आपको इससे पहले कि मैं लेक्चर शुरू करूं मैं ये बता दूं कि हर डिज़ीज़ की पैथोजेनेसिस अगर आपको सही से आती होगी तो आप बहुत आसानी से उसकी मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट ऑप्शन समझ सकते हैं। तो एंड ऑफ द लेक्चर मैंने वही असाइनमेंट के क्वेश्चंस रखे हैं और वो आप अपने पास छोटा छोटा करके लिख लीजिए, फ़ोल्डर में डाल दीजिए। जब आप उसको रिवाइज़ करेंगे तो बहुत कम वक्त में आपको याद हो जाएगा। एक्टासिस का मतलब मेडिकल टर्मिनोलॉजी में डायलिटेशन होता है और चूँकि ब्रोंकाई के साथ लगा हुआ है ये ब्रोंकिएक्टासिस, तो इसका मतलब है डायलिटेशन ऑफ द ब्रोंकाई। तो ये स्लाइड आपको नज़र आ रही है। अब हम ये देखते हैं कि क्या है ब्रोंकिएक्टासिस। इट इज़ एन एबनॉर्मल, परमानेंट एंड irreversible dilatation of the bronchi. It may be either focal, involving airways supplying a limited region of the pulmonary parenchyma, or it can be diffuse, involving airways in a more widespread distribution. तो डिपेंड कर रहा है कि डायलिटेशन जो है वो कौन से ब्रोंकाई में है। अगर वो फोकल है किसी जगह पे, दोनों लंग में से किसी भी जगह हो सकती है, एक जगह पे है, लिमिटेड रीजन पे है, तो उसको हम कहते हैं फोकल। और अगर वाइड स्प्रेड डायलिटेशन हुई भी है ब्रोंकाई की तो उसको हम कहते हैं डिफ्यूज। पैथोलॉजी क्या होती है अब देखें। द ब्रोंकियल डायलिटेशन ऑफ द ब्रोंकिएक्टासिस इज एसोसिएटेड विद डिस्ट्रक्टिव एंड इन्फ्लेमेटरी चेंजेस इन द वॉल्स ऑफ द मीडियम साइज्ड एयरवेज at the level of segmental bronchi. There is susceptibility to infection and poor mucociliary clearance result in the microbial colonization of the bronchial tree. अब देखें, जब भी ब्रोंकाई की डायलिटेशन हो जाएगी तो उसमें डैमेज होता है, परमानेंट इरिवर्सिबल है वो प्रोसेस। तो डैमेज की वजह से जो हमारी प्रोटेक्टिव म्यूकोसिलियरी एपिथेलियम है, जिसकी वजह से हमारी जो जितनी भी सिक्रीशंस हैं वो क्लियर आउट होती हैं, कोई पैथोजन आ जाए, कोई फॉरेन बॉडी आ जाए, उसको हमारी वो सीलियरी मूवमेंट हटा देती है वहाँ से। तो वो अगर ब्रोंकियल एपिथेलियम ही डैमेज हो गई है, उसके सीलिया ही डैमेज हो गए हैं, तो जाहिर बात है कि वो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म तो वहाँ से ख़त्म हो गया। तो अगर कोई भी बैक्टीरिया वहाँ पे आएगा, फॉरेन बॉडी आएगी, तो वो क्लियर नहीं हो पाएगी और वहाँ पे फिर बैक्टीरिया जो हैं वो कॉलोनाइजेशन कर लेंगे। तो ब्रोंकिएक्टासिस के पेशेंट को बार बार रिकरेंट पल्मोनरी इन्फेक्शंस होते हैं। ठीक है। अब कॉमन बैक्टीरियल कॉलोनाइजेशन, सबसे ज़्यादा जो हमें बैक्टीरिया वहाँ पे मिलता है वो है सूडोमोनास ओरिगनोजा, बॉर्डिटेला पर्टूसिस और माइकोप्लाज्मा नमूनी। दूसरे भी हो सकते हैं लेकिन ये ज़्यादा कॉमन है। Airway inflammation is mediated by neutrophils and results in upregulation of the enzymes such as elastase and matrix metalloproteinases, which destroy the normal structural components of the wall including cartilage, muscle and elastic tissue. अब हमने देखा था कि जब भी इन्फ्लेमेशन होती है वहाँ पे रिक्रूटमेंट होती है इन्फ्लेमेटरी सेल्स की, जो हैं न्यूट्रोफिल्स जो हैं वो प्रोटीनेसेस, मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेसेस और इलास्टेज एंजाइम रिलीज़ करते हैं जो ब्रोंकियल एपिथेलियम जो है उसको वो डिस्ट्रॉय करते हैं। उसकी वॉल में कार्टिलेज भी है, मसल्स भी हैं, इलास्टिक टिश्यू भी है, वो सब डिस्ट्रॉय हो जाता है। ऊपर से सीलिया भी उसके डैमेज हो जाते हैं। तो परमानेंट डायलिटेशन हो जाती है ब्रोंकाई की जो और ब्रोंक्योज की जो इरिवर्सिबल है। अब इटियोलॉजी क्या है, मतलब किस वजह से हो जाता है। Bronchiectasis can arise from two causes. Number one is the infectious cause and number two is the non-infectious cause. अब पहले infectious cause देख लेते हैं। अच्छा, उससे पहले हम देख लेते हैं कि localized और diffuse bronchiectasis किस किस वजह से होता है। तो पहले localized bronchiectasis देख लें। Clue to the underlying etiology is provided by the pattern of the lung involvement. मतलब ये कि अगर पैटर्न आपने देख लिया, फोकल है या डिफ्यूज है, तो आप इटियोलॉजी का भी को भी आप वो कर सकते हैं, यानी कि उसका अंदाज़ा कर सकते हैं। तो फोकल ब्रोंकिएक्टासिस मिलेगा आपको या डिफ्यूज ब्रोंकिएक्टासिस मिलेगा। अगर फोकल मिल रहा है हमको तो focal bronchiectasis, which refers to the changes in a localized area of lung and can be a consequence of obstruction of the airway
अब अगर लोकलाइज है तो जाहिर है लोकलाइज्ड एरिया में कोई पैथोलॉजी हो रही होगी, उसकी वजह से हो रहा है, तो वो क्या हो सकता है, या तो ए है उसका एक्सट्रिंसिक कंप्रेशन हो रहा है उस तरफ लंग के पैरेन्काइमा में, जो किस वजह से हो सकता है, या तो नंबर 1 एडजेसेंट लिम्फेडिनोपैथी हो गई है कोई, ठीक है। नंबर 2 पैरेन्काइमल ट्यूमर हो गया है, जाहिर है ट्यूमर होगा एक जगह पे होगा, उसकी वजह से लोकलाइज कंप्रेशन होगी, तो उसकी वजह से जो ब्रोंकिएक्टेसिस होगा वो फोकल होगा। अब ये एक्सट्रिंसिक कंप्रेशन हो गया, और दूसरी चीज़ होती है बी इंट्रिंसिक कंप्रेशन। इंट्रिंसिक कंप्रेशन यानी कि ब्रोंकाई का किस वजह से हो रहा है, या तो एयरवे के अंदर कोई ट्यूमर की ग्रोथ हो गई, या एस्पिरेटेड फॉरेन बॉडी आके वहाँ फंस गई, या फिर स्कार्ड और स्टिनोटिक एयरवे हो गया, इतनी ज़्यादा क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होगी, स्कारिंग हो गई, फाइब्रोसिस हो गई, तो वो बंद ही हो गया। नंबर 4 कॉन्जेनाइटल ब्रोंकियल एट्रीजिया, यानी कि पैदाइशी तौर पर ब्रोंकाई जो हैं उनका एट्रीजिया हुआ है, तो भी हो जाएगा। तो ये चीज़ें जो है ना एक ही जगह पे हो रही हैं, यानी कि फॉरेन बॉडी अगर आके फंसी है तो एक स्पेसिफिक जगह पे फंसी है, तो उस वजह से वो लोकलाइज्ड होगा, या ट्यूमर हुआ है जिस जगह पे हुआ है उस जगह पे होगा तो वो भी लोकलाइज्ड होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं लोकलाइज्ड अगर हमें मिल रहा है तो हम ये वाले कॉजेज़ कंसिडर करेंगे। अब जो है इसी में लोकलाइज में भी और डिफ्यूज़ में भी हम देख लेते हैं कि लंग की इन्वॉल्वमेंट कहाँ पे हो रही है, यानी कि जो ब्रोंकिएक्टेसिस की मतलब ब्रोंकिएक्टेसिस जो डेवलप हो रहा है वो अपर लंग फील्ड में हो रहा है, लोअर लंग फील्ड में हो रहा है, सेंट्रल में हो रहा है, मिड में हो रहा है, कहाँ हो रहा है। तो अपर लंग फील्ड में अगर होगा तो ज़्यादातर उसकी कॉजेज़ होती हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस, जो एक बीमारी है, हम नेक्स्ट टाइम उसको डिस्कस करेंगे तफसील से, सिस्टिक फाइब्रोसिस, या फिर अगर पोस्ट रेडिएशन फाइब्रोसिस, जो अगर रेडियोथेरेपी हो रही है उसकी वजह से जो होता है वो अपर लंग में हमेशा ब्रोंकिएक्टेसिस हो जाता है। लोअर लंग फील्ड इन्वॉल्वमेंट अगर है तो क्रॉनिक रिकरेंट एस्पिरेशंस ड्यू टू एसोफेजियल मोटिलिटी डिसऑर्डर सच एज स्क्लेरोडर्मा। अब जब हम अभी तो हम रेस्पिरेटरी डिजीज़ पढ़ रहे हैं, जब हम र्यूमेटिक डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे, सिस्टमिक डिसीजेस, तो आप एक मैं आपको पढ़ाऊंगी स्क्लेरोडर्मा, आप वाकिफ भी होंगे। स्क्लेरोडर्मा में एसोफेजियल मोटिलिटी डिसऑर्डर हो जाता है, उस वजह से जो ब्रोंकिएक्टेसिस होता है वो लोअर लंग फील्ड में होता है। एक और चीज़ है वो है इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, ये इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ में आएगा, नेक्स्ट इंशाल्लाह जब टॉपिक डिस्कस करेंगे तो मैं तफसील से बताऊंगी। नंबर 3 रिकरेंट इम्यूनोडिफिशियंसी एसोसिएटेड इन्फेक्शन, यानी हाइपोगैमा ग्लोबुलिनीमिया, जिसको अगर होता है तो उसमें रिकरेंट इम्यूनोडिफिशियंसी की वजह से इन्फेक्शंस हो रहे होते हैं, वो भी जो है लोअर लंग फील्ड में ब्रोंकिएक्टेसिस कराते हैं। अब हम देख लेते हैं इन्फेक्शियस कॉजेज़ ब्रोंकिएक्टेसिस की क्या क्या हैं, फिर हम नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज़ देखेंगे। इन्फेक्शियस कॉजेज़ नंबर 1 ब्रोंकिएक्टेसिस रिजल्टिंग फ्रॉम इन्फेक्शन बाय नॉन ट्यूबरकुलस माइकोबैक्टीरिया, मोस्ट कॉमनली माइकोबैक्टीरियम एवियम इंट्रासेल्युलर कॉम्प्लेक्स, उसको हम एब्रीविएट करते हैं कैपिटल लेटर्स MAC, ठीक है, अफेक्टिंग मिड लंग फील्ड्स। तो ये मिड लंग फील्ड्स में ब्रोंकिएक्टेसिस कराता है नॉन ट्यूबरकुलस माइकोबैक्टीरिया। नंबर 2 अ सीक्वेला ऑफ ग्रैन्युलोमेटस इन्फेक्शन, और वो मोस्ट कॉमन हमारे कंट्री में तो ट्यूबरक्लोसिस है। तो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस का जो एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन है वो है ब्रोंकिएक्टेसिस, ठीक है। नंबर 3 आप कहें कि अगर नॉन इन्फेक्शियस कॉज तो उसमें आ जाएगा एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस, यानी ABPA उसको एब्रीविएट करते हैं, इन विच इम्यून मेडिएटेड रिएक्शन टू एस्परजिलस डैमेजेस द ब्रोंकियल वॉल इन्वॉल्विंग सेंट्रल एयरवेज। अब इसमें क्या होता है कि एक फंगस है जिसका नाम है एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, उसकी एंटीजन ब्रोंकियल वॉल में डैमेज करती है और ब्रोंकाई की वॉल में डायलिटेशन हो जाती है, और उसका पैटर्न जो है वो सेंट्रल ब्रोंकिएक्टेसिस होता है, ठीक है। तो ये उससे हुआ। कॉन्जेनाइटल कॉजेज़ में ये होगा कि जो म्यूकोसीलियरी क्लियरेंस का जो मैकेनिज्म है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यानी कि कुछ लोगों में कॉन्जेनाइटली सीलिया जो है वो डिस्काइनेटिक होते हैं या इमोटाइल होते हैं, यानी कि वो हिल ही नहीं रहे हैं, तो इधर उधर वो ना पैथोजन को हटा सकते हैं ना फॉरेन बॉडी को, ठीक है। तो उसका नाम है उस डिजीज़ का डिस्काइनेटिक
या फिर इमोटाइल सीलिया सिंड्रोम इन्वॉल्विंग द मिड लंग फील। अगर ये चीज़ सिंस बर्थ प्रेजेंट है तो वो मिड लंग फील में ब्रोंकिएक्टासिस करेगी। नंबर 2, कार्टिलेज डेफिशिएंसी इंक्लूडिंग ट्रेकियो ब्रोंकोमेगाली। उसमें 2 डिजीज़ शामिल हैं, मोनियर कॉर्न सिंड्रोम एंड विलियम कैम्पबेल सिंड्रोम। यानी हमें पता है ब्रोंकाई में जो है आधी तरफ को कार्टिलेजेस हैं, क्यों बनाई हैं अल्लाह मियां ने, ताकि ब्रोंकाई जो हैं वो कोलैप्स ना हो जाए। ठीक है, वो सिर्फ इलास्टिक तो हैं वो, लेकिन उनको संभालने के लिए उसमें 3/4 रीजन में कार्टिलेज है। तो अगर कार्टिलेजी की डिफिशियंसी हो जाएगी तो ट्रेकियो ब्रोंकोमेगाली हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें भी जो है सेंट्रल एयरवेज इन्वॉल्व होते हैं जो जिसमें ब्रोंकिएक्टासिस होती है। अब हम देख लेते हैं, ये हमारी सारी फोकल ब्रोंकिएक्टासिस था, लेकिन जो मैंने अभी आपको इमोटाइल सीलिया सिंड्रोम बताया तो उसमें भी जो सेंट्रल हो रहा है तो डिफ्यूज़ होगा, क्योंकि वो हर जगह सीलिया उसके अफेक्टेड होंगे। नंबर 2, डिफ्यूज ब्रोंकिएक्टासिस देखें कैसे होगा। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय वाइड स्प्रेड चेंजेस थ्रू आउट द लंग्स एंड अराइजेज फ्रॉम एन अंडरलाइंग सिस्टमिक और इन्फेक्शियस डिजीज प्रोसेस। यानी कोई ऐसा इन्फेक्शियस डिजीज प्रोसेस है जो पूरे लंग को इन्वॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो जैसे स्क्लेरोडर्मा हो गया, या फिर रिमेटॉइड आर्थराइटिस में जब पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट होती है, या जो है वो शोगरन सिंड्रोम हो गया, इन चीज़ों में। ये हम बाद में जब पढ़ेंगे तो आपको लंग की पैथोलॉजी उस वक्त भी मैं पढ़ा दूंगी जब हम सिस्टमिक रूमेटिक डिसऑर्डर्स डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये सब कंडीशंस हो गई, लेकिन फिर भी जो है कुछ पेशेंट्स में हमें पता ही नहीं चलता कि क्या वजह है। उसको हम क्या, वो तकरीबन 20 to 25% केसेस ऐसे होते हैं जो ब्रोंकिएक्टासिस के इडियोपैथिक होते हैं। ठीक है, उनकी कोई वजह हमें मालूम नहीं होती। अब क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, मतलब ये कि अगर ब्रोंकिएक्टासिस पेशेंट को हुआ है तो उसको क्या हो रहा होगा। नंबर 1, परसिस्टेंट और रिकरेंट प्रोडक्टिव कॉफ, मतलब उसको या तो खांसी ख़त्म ही नहीं हो रही होगी या फिर बार बार हो रही होगी और उसमें बहुत ज़्यादा बलगम आ रहा होगा। नंबर 2, थिक टिनेशियस स्पूटम प्रोडक्शन, यानी बहुत ही टिनेशियस और थिक उसका बलगम होगा। नंबर 3, क्योंकि ब्रोंकियल वॉल डैमेज हो जाती है तो उसमें जो ब्रोंकियल कैपिलरीज हैं वो भी इरोड हो जाती हैं, तो इसलिए चांसेस होते हैं ब्लीडिंग के। तो हिमोप्टिसिस फ्रॉम ब्लीडिंग फ्रॉम फ्राइबल इन्फ्लेम्ड एयरवे मिकोजा और हाइपरट्रॉफीड ब्रोंकियल आर्टरीज की हाइपरट्रॉफी भी हो जाती है, तो उससे जो है बलगम में खून आने लगता है, जिसका हम कहते हैं हिमोप्टिसिस। ठीक है, तो अगर ये पेशेंट आके शिकायत करे तो ब्रोंकिएक्टासिस का फ़ौरन जहन में आना चाहिए कि ये भी चीज़ हो सकती है। नंबर 4, ज़ाहिर है कि डिस्निया हो रहा होगा, ब्रेथलेसनेस हो रही होगी। 5, क्रैकल्स एंड वीजिंग ऑन ऑस्कल्टेशन, जब हम ऐसे पेशेंट को ऑस्कल्टेट करके देखेंगे चेस्ट तो हमें क्रैकल्स आ रहे होंगे, वीजिंग आ रही होगी, रोंकाई आ रहे होंगे, डिपेंडिंग अपॉन द पैटर्न ऑफ ब्रोंकिएक्टासिस। अगर फोकल है तो जहाँ पे ट्यूमर है और उसने ऑब्स्ट्रक्ट किया हुआ है तो हमें वीज मिल सकती है सिर्फ लोकलाइज्ड एरिया में। नंबर 6, डिजिटल क्लबिंग हो जाएगी, यानी हाइपरट्रॉफिक ऑस्टियोआर्थ्रोपैथी, तो क्लबिंग मिलेगी आपको, तो पेशेंट को आप देखते ही समझ जाएं कि कोई शायद लंग डिजीज़ हुई भी है। नंबर 7, मॉडरेट एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन ऑन पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट इफ विथ COPD। जाहिर बात है कि COPD अगर किसी को क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, तो फिर उन लोगों को भी डेवलप तो हो सकता है, तो उसमें हम पेशेंट का देखने के लिए कि उनका कितना मुतासिर हुआ है लंग का फंक्शन, तो PFT करा के देख लेते हैं। अब एक्यूट एक्सरसर्बेशन, अगर किसी को ब्रोंकिएक्टासिस हो गया है तो हमने देख लिया कि परमानेंट इरिवर्सिबल डायलिटेशन है ब्रोंकाई की, तो उसमें फिर बार बार बैक्टीरिया की कॉलोनाइजेशन होती रहेगी। क्यों? इसलिए कि वहाँ जो सीलिया हैं वो गायब हो चुके हैं, एट्रोफीड हो चुके हैं, ठीक है, डैमेज हो चुके हैं, तो वो पैथोजन को हटा नहीं सकते, बैक्टीरिया को हटा नहीं सकते, वो कोई भी एस्पिरेटेड एंटीबॉडी को वहाँ से नहीं हटा सकते, तो इस वजह से बार बार इन्फेक्शन हो जाएगा। तो चेंजेस इन द, अच्छा हमें कैसे पता चलेगा? पेशेंट को तो भाई पहले से ही बलगम आ रहा था, तो एक्यूट एक्सरसर्बेशन का ऐसे पता चलेगा कि चेंजेस इन द प्रोडक्शन ऑफ स्पूटम, इंक्रीज्ड वॉल्यूम एंड पर्यूलेंस, यानी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाएगा और जैसे पहले थिक टिनेशियस था तो प्रूलेंस हो जाएगा। नंबर 2, टिपिकल साइंस ऑफ लंग इन्फेक्शन जो हैं वो गायब होते हैं, इसमें होते ही नहीं, यानी कि फीवर जो है ना वो एब्सेंट होता है,
इतनी तबीयत ख़राब हो रही होती है लेकिन फ़ीवर नहीं होता ज़्यादातर। डायग्नोज कैसे करेंगे आप? नंबर 1, परसिस्टेंट कॉफ एंड पर्यूलेंट स्प्यूटम। अगर किसी को हो रहा है, हमने चेस्ट एक्सरे करवाया, उसको ब्रोंकिएक्टेसिस है, तो एक साइन मिलता है हमको, उसको हम कहते हैं ट्रैम ट्रैक्स इंडिकेटिंग डायलेटेड एयरवेज। ये नॉर्मल मतलब ये कि आप एक्सरे सिर्फ कराएं तो उसमें आपको ये मिल सकता है। नंबर 2, इसका सबसे ज़्यादा इमेजिंग मोडालिटी ऑफ चॉइस जो है ना, सीटी स्कैन करा लीजिए। सीटी स्कैन चेस्ट का, इट इज़ मोर स्पेसिफिक and is an imaging modality of choice to confirm diagnosis showing signet ring sign होगा, ट्रैम ट्रैक साइन जो आपको चेस्ट एक्सरे में भी दिख जाएगा लेकिन इसमें बहुत ही साफ नज़र आ जाएगा। ट्री इन बट साइन भी होता है। वो किस लिए होता है कि सिस्टिक स्पेसेस हो जाते हैं, मतलब इतना डायलेट हो जाते हैं ब्रोंकाई और उसमें जो सिक्रीशंस स्पूटम फंसा हुआ होता है, तो वो एक ट्री इन बट साइन उसमें देता है सीटी चेस्ट में। फिर हम क्या करा सकते हैं? हमने चेस्ट एक्सरे करा लिया, ट्रैम ट्रैक साइन देख लिए, फिर उसको कंफर्म करने के हम सीटी करा लिया, उसमें और क्लियर हो गया। फिर हम स्प्यूटम कल्चर एंड सेंसिटिविटी कराएंगे, वो बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि हम अगर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दे भी देंगे तो हमें नहीं पता, आजकल आपको पता है कि इतने रेजिस्टेंट बैक्टीरिया हो चुके हैं। अगर हमें पता भी है सूडोमोनाज है, हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजी है, क्लेमाइडिया नमूनी है, लेकिन ये कि आपको हर हाल में पहले स्पूटम कल्चर सेंसिटिविटी करानी है, फिर आपने जो है ना ब्रॉड स्पेक्ट्रम स्टार्ट करनी है, और जब आपके पास सेंसिटिविटी का रिज़ल्ट हो तो आप आराम से एंटीबायोटिक को चेंज कर देंगे अकॉर्डिंगली। फिर हम करा सकते हैं ब्रोंको एल्वियोलर लवाज, जिसे BAL कहते हैं, और उसका जो लवाज है उसको हम कल्चर सेंसिटिविटी के लिए भेजेंगे। कभी कभार जो इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि ब्रोंको एल्वियोलर लवाज के साथ हम ना बायोप्सी भी कर लेते हैं ब्रोंकाई की, और फिर उसमें ग्रैन्युलोमेटस इन्फ्लेमेशन मिल रही है अगर, जैसे ट्यूबरक्लोसिस की, तो उसमें भी आसानी होती है डायग्नोज करने में। नंबर 4, फोकल ब्रोंकिएक्टेसिस रिक्वायर्स ब्रोंकोस्कोपी। जाहिर है फोकल अगर हो रहा है तो आपको फोकल वाली कॉजेज़ आपको करनी है। फोकल की कॉजेज़ लोकलाइज ट्यूमर अगर है तो आप ब्रोंकोस्कोपी करेंगे ना, जिस जगह पे हो रहा है, सीटी स्कैन गाइडेड ब्रोंकोस्कोपी आप करके अंदर से देख लेंगे और बायोप्सी ले लेंगे उसकी, ठीक है। 5, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट फॉर फंक्शनल असेसमेंट ऑफ द पेशेंट। तो फंक्शनल असेसमेंट करने के लिए कि कितना उसका पल्मोनरी फंक्शन मुतासिर हुआ है, मॉडरेट हो जाता है ख़राब, तो वो देखने के लिए। तो इस तरह से आपने डायग्नोसिस कर ली। अब ट्रीटमेंट क्या है? हमें पता है कि ट्रीटमेंट में ज़ाहिर है कि इन्फेक्शन हो रहे हैं, कॉज भी है और फिर उसका कॉम्प्लिकेशन भी है इन्फेक्शन। तो सबसे पहले ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन, बी ऑप्शन है इसका, इम्प्रूव क्लियरेंस ऑफ ट्रेकियो ब्रोंकियल सिक्रीशन। ज़ाहिरी बात है कि उसकी जब तक उसका बलगम अंदर रहेगा, निकलेगा नहीं, तो कभी भी क्लियरेंस नहीं होगी, बैक्टीरिया वहाँ पे कॉलोनाइजेशन होती रहेगी, तो उस पर आपको करना है कॉम्बैट। सी है रिडक्शन ऑन इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस पूरा चल रहा है तो उसको आपने सप्रेस करना है। डी है ट्रीटमेंट ऑफ एन आइडेंटिफिएबल अंडरलाइंग प्रॉब्लम। अगर हमने ब्रोंकिएक्टेसिस डायग्नोज कर लिया, उसको ट्रीट कर लिया, लेकिन हमने देखा ही नहीं वो हो किस लिए रहा था, हमने ये देखा ही नहीं कि उसको ट्यूमर था एंड कि कोई उसको कॉन्जेनाइटल एनॉमली थी या उसको सिस्टमिक डिजीज़ थी, स्क्लेरोडर्मा था, ये सब डायग्नोज नहीं किया, उस वक्त पेशेंट ठीक हो गया, फिर उसके बाद फिर वो, तो आपने असल तो उसकी कॉज पे जाना है ना, ठीक है। तो ट्रीटमेंट ऑफ एन आइडेंटिफिएबल अंडरलाइंग प्रॉब्लम, क्योंकि हमने देखा था 20 to 25% केसेस में इडियोपैथिक होता है, यानी कि कोई कॉज मिलती नहीं, कोई कॉज नहीं मिल रही है तो ठीक है, आप सिर्फ इसी से काम चला लीजिए। तो पहले हम देख लेते हैं कि एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट। अब एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले आप या तो उसका स्पूटम कल्चर सेंसिटिविटी के लिए भेज देंगे, या ब्रोंको एल्वियोलर लिवाज किया है तो उसका सैंपल कल्चर एंड सेंसिटिविटी के लिए भेज देंगे, ठीक है। और फिर हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे जिसमें सूडोमोनास ऑर्गेनोजा, हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजी और क्लेमाइडिया नमूनी वगैरह कवर हो जाते हैं, ठीक है। और फिर बाद में हमारे पास जब सेंसिटिविटी रिपोर्ट आएगी तो अकॉर्डिंगली हम आराम से चेंज कर लेंगे। तो नंबर 1, एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट विद सेंसिटिविटी टू हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजी एंड सूडोमोनास ऑर्गेनोजा 7 से 10 दिन तक दे दें या फिर 14 डेज। फिर है नॉन ट्यूबरकुलस बैक्टीरिया इन्फेक्शन, यानी कि ग्रेन्युलोमा और पॉजिटिव एसिड फास्ट बैसिलाई। अब देखें एसिड फास्ट बैसिलाई आपको दोनों में मिलेंगे ना,
यानी कि नॉन ट्यूबरकुलस बैक्टीरिया वो भी एसिड फास्ट होते हैं, ट्यूबरक्लोसिस के भी एसिड फास्ट होते हैं। तो ट्यूबरक्लोसिस फिर हम अगर बायोप्सी कर लें ब्रोंको एल्वियोलर लेवाज के साथ तो ग्रेन्युलोमा मिल जाएगा हमें अलॉन्ग विथ पॉजिटिव स्पूटम कल्चर, ठीक है। तो वो आप कंफर्म कर लें अकॉर्डिंगली। अगर माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स है यानी कि नॉन ट्यूबरकुलस माइक्रोबैक्टीरिया आपको मिल रहे हैं, तो दे आर मोस्ट कॉमन पैथोजन एंड रिकमेंडेड रेजिमेन इज अ मैक्रोलाइड कंबाइंड विद रिफेम्पिन और इथेम्ब्यूटॉल, ठीक है। और अगर आपको ग्रेनुलोमा मिल रहा है और जो है ट्यूबरक्लोसिस के बाद है तो उसमें अकॉर्डिंगली आप ट्रीटमेंट देंगे। फिर एंटीबायोटिक शुड बी गाइडेड बाय ग्राम स्टेन एंड कल्चर ऑफ द स्पूटम, जो मैंने आपको बता दिया। एम्पिरिक कवरेज आप उसके बाद दे देंगे या तो एमॉक्सिसिलिन, ट्राइमिथोप्रिम, सल्फामिथाक्सोजोल और लीवोफ्लॉक्सासिन। इफ सूडोमोनास इज प्रेजेंट, क्विनोलोन और अमाइनोग्लाइकोसाइड, कार्बापेनम और थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन इज अप्रोप्रिएट। मतलब लेकिन आप जो भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दे रहे हैं उससे पहले प्लीज़ आप कल्चर सेंसिटिविटी ज़रूर भेज दें, क्योंकि बैक्टीरिया अगर रेजिस्टेंट होंगे पेशेंट ठीक नहीं होगा। फिर है ब्रोंकियल हाइजीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम ब्रोंकोपल्मोनरी सिक्रीशंस की क्लियरेंस का कुछ नहीं करेंगे तो वो तो बार बार कॉलोनाइजेशन वो ख़त्म ही नहीं होगी बैक्टीरिया की। तो इसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? नंबर 1, टू एनहेंस सिक्रीशन क्लियरेंस इंक्लूड हाइड्रेशन एंड म्यूकोलिटिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो म्यूकोलिटिक्स हम देंगे ताकि स्पूटम जो है वो इतना जो थिक है तो वो थिन हो जाए और उसकी सिक्रीशन आराम से हो जाए। नंबर 2, एरिसोलाइजेशन ऑफ द ब्रोंकोडायलेटर्स एंड हाइपर ऑस्मोलर एजेंट्स, यानी कि हाइपरटोनिक सेलाइन वो दे सकते हैं हम। नंबर 3, चेस्ट फिजियोथेरेपी तो बहुत ज़रूरी है। चेस्ट फिजियोथेरेपी यानी कि पॉस्चरल ड्रेनेज कराएंगे, जिस तरफ उसको हुआ हुआ है एक पॉस्चर होता है उसमें फिर पेशेंट का जो बलगम है ना वो आप निकलवा सकते हैं। तो उसके लिए आपको मैकेनिकल चेस्ट परकशन करना होगा वाया हैंड क्लैपिंग मेथड, जो फिजियोथेरेपिस्ट करा सकते हैं। अगर किसी पेशेंट को आप फिजियोथेरेपी फॉर चेस्ट लिखें, और उसमें बहुत सारी डिवाइसेस भी ऐसी आती हैं जैसे चेस्ट और यूज़ ऑफ फ्लटर डिवाइसेस, ठीक है। वेस्ट आती हैं जो ऑस्किलेटरी मूवमेंट हो रही होती हैं उसमें, उससे भी जो है ना चेस्ट ये पॉस्चरल ड्रेनेज में आसानी होती है। पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन एंड रेगुलर एक्सरसाइज प्रोग्राम विद इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ। ज़ाहिर है पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन जितना भी पल्मोनरी फंक्शन मुतासिर हुआ है उसके हिसाब से आप रेगुलर एक्सरसाइज प्रोग्राम बनाएं ताकि उसको आप इम्प्रूव कर सकें और पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाए। नंबर 5, म्यूकोलिटिक डोर्नेज यानी DNAs रिकमेंडेड इन सिस्टिक फाइब्रोसिस रिलेटेड ब्रोंकिएक्टासिस। तो हम जब सिस्टिक फाइब्रोसिस पढ़ेंगे ना तो उस वक्त हम इसको और तफसील से डिस्कस कर लेंगे। DNAs होते हैं ये। फिर C है एंटी इन्फ्लेमेटरी थेरेपी। अब देखें इन्फ्लेमेशन की वजह से ये सब डैमेज हो रहा है, तो आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी थेरेपी देनी है नहीं देनी है वो क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लोकल सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड मे बी इम्पॉर्टेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकिएक्टासिस ड्यू टू सर्टेन इटियोलॉजीज सच एज एस्पेरजिलोसिस एल्वियोब्रोंकियोलर एस्परजिलोसिस जो होता है, तो उसमें आप दे सकते हैं। और नॉन इन्फेक्शियस ब्रोंकिएक्टासिस ड्यू टू ऑटोइम्यून कंडीशंस सच एज रूमेटॉइड फैक्टर, शोग्रन सिंड्रोम, स्क्लेरोडर्मा में तो नहीं, रूमेटॉइड फैक्टर और शोग्रन सिंड्रोम में, ठीक है। तो अगर इटियोलॉजी आपकी ऐसी है तो फिर आप दे सकते हैं, हर एक में आपको नहीं देनी एंटी इन्फ्लेमेटरी थेरेपी, ठीक है। एल्वियोलर ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस ये था वो। रिफ्रैक्टरी केसेस ठीक ही नहीं हो रहे, इन सेलेक्टेड केसेस सर्जरी विद रिजेक्शन ऑफ अ फोकल एरिया ऑफ सपुरेशन, यानी कि अगर फोकल एरिया है और वो ठीक भी नहीं हो रहा पेशेंट को, और ऐसा हो सकता है कि उसकी आप सर्जरी करके उस सपुरेशन वाले एरिया को सर्जिकली रिमूव कर दें, ठीक है। या फिर इन एडवांस्ड केसेस लंग ट्रांसप्लांटेशन कैन बी कंसिडर्ड। ये थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है मुझे, कैन बी कंसिडर्ड। कॉम्प्लिकेशंस, अब देखें कॉम्प्लिकेशन रिकरेंट इन्फेक्शंस होंगे, क्यों होंगे? इसलिए कि उसके जो सीलिया हैं वो डैमेज हो गए हैं, ब्रोंकियल वॉल डैमेज है, इलास्टिक टिश्यू ये सब डैमेज हुआ हुआ है, तो वहाँ पे कॉलोनाइजेशन हो रही है बैक्टीरिया की बार बार,
तो रिकरेंट इन्फेक्शन एक हो गया कॉम्प्लिकेशन। नंबर 2, सुपरफिशियल म्यूकोजल इंजरी कैन डैमेज म्यूकोजल वेसल विद लाइफ थ्रेटनिंग हेमोप्टिसिस। देखें म्यूकोजल डैमेज, और अभी हमने पैथोजेनेसिस में भी देखा था कि जो ब्रोंकियल वेसल हैं उसकी हाइपरट्रॉफी भी हो जाती है, और हाइपरट्रॉफी अगर हो गई है ब्रोंकियल वेसल की और वो इरोड हो गया तो इतना ज़बरदस्त हेमोप्टिसिस होता है, बहुत ज़्यादा बलगम में खून आ जाता है और पेशेंट जो है ना वो कोलैप्स हो सकता है, शॉक में जा सकता है। इट्स ट्रीटमेंट नीड्स इंट्यूबेशन टू स्टेबलाइज द पेशेंट विद आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्लीडिंग पॉइंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ नॉन ब्लीडिंग लंग एंड ब्रोंकियल आर्टरी एम्बोलाइजेशन ऑफ द सर्जरी। यानी कि ब्रोंकियल एम्बोलाइजेशन और इवन सर्जरी, यानी कि सर्जरी करके आपको उसको बंद करना पड़ेगा, उसका इतना ज़्यादा ब्लड लॉस होने लगेगा, या फिर जो ब्रोंकियल आर्टरी है उसकी एम्बोलाइजेशन कर लेंगे, ठीक है, स्क्लेरोथेरेपी वगैरह जो होती है वो। प्रिवेंशन, अब देखें सबसे बड़ी चीज़ तो प्रिवेंशन है। ऐसा इलाज करें आप ट्यूबरक्लोसिस का या जो इन्फेक्शन हुआ है ये जो नॉन ट्यूबरकुलस माइकोबैक्टीरिया हैं उनका, कि हो ही ना उनको, यानी कि ये कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्रोंकिएक्टेसिस ना हो, ये उन बीमारियों की कॉम्प्लिकेशन है तो ना हो। रिवर्सल ऑफ अंडरलाइंग इम्यूनोडेफिशिएंट स्टेट, अगर किसी को है तो गैमा ग्लोबुलिन फॉर इम्यूनोग्लोबुलिन डेफिशिएंट स्टेट। अगर किसी को गैमा ग्लोबुलिनीमिया है तो उसको गैमा ग्लोबुलिन मिलनी चाहिए, वरना तो उसको ब्रोंकिएक्टेसिस हो जाएगा। नंबर 2, वैक्सीनेशन। हमने जब COPD किया था तो उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि जिनको भी COPD है हर साल उनको फ्लू की वैक्सीन और नीमोकोकल वैक्सीन उनको लगा देनी चाहिए, वरना तो ये सब इन्फेक्शन जो है ब्रोंकिएक्टेसिस करवा देंगे, ठीक है। तो उससे आपने प्रिवेंट कर लिया। ओह दैट्स द एंड ऑफ द लेक्चर, ख़त्म हो गया। अब देखें इसका असाइनमेंट है, क्वेश्चंस देखिए, कोई जाहिर है वही पूछा जाएगा आपसे, व्हाट इज़ ब्रोंकिएक्टेसिस, डेफिनेशन लिखिए क्या होती है, एंड व्हाट इज़ इट्स एटियोलॉजी। एटियोलॉजी इन्फेक्शियस है, नॉन इन्फेक्शियस है, डिफ्यूज़ किस में हो रही है, फोकल किस में हो रही है, वो सब आपको आना चाहिए, ठीक है। जब तक आप उसको लिखेंगे नहीं अपने पास, याद नहीं, मेमोराइजेशन की ज़रूरत है, ठीक है। नंबर 2, व्हाट इज़ द पैथोजेनेसिस ऑफ ब्रोंकिएक्टेसिस। पैथोजेनेसिस अगर आपको आती है तो आपको ट्रीटमेंट भी आ सकती है, सारे ट्रीटमेंट ऑप्शन आपके दिमाग में आ सकते हैं कि उसमें यही हो रहा था तो इसको आपने कम्बैट करना है, ठीक है। नंबर 3 है, हाउ डू यू डायग्नोज एंड ट्रीट ब्रोंकिएक्टेसिस। तो डायग्नोज कैसे करते हैं सब हमने देख लिया, डायग्नोज के सारे पॉइंट वो लिखिए और ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट ऑप्शन लिखिए फिर उसके बाद, ठीक है। तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला। जब आप पढ़ेंगे आप अपना फ़ोल्डर निकाल के देखेंगे, आपका दिल खुश हो जाएगा, इतने आराम से याद हो गया मुझे। ओके, थैंक यू, खुदा हाफिज़।